Hello everyone. Today we are going to start our first chapter from class 10th, chapter 1, power sharing. So with this chapter we are going to start the tour of democracy that we started last year. यानी कि जो हमने 9th में शुरू किया था उसी का टूर हम इसमें रिज्यूम करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं. And we noted last year that in democracy all power does not rest with any one organ. एक organ के पास power नहीं रहती है. Our powers are divided into 3 organs, and the organs are legislature, executive and judiciary. And it is very important for the designing of democracy. बहुत ज़्यादा important है हमारे डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए. Okay, so in this chapter we are going to discuss the 2 case studies of one is from Sri Lanka and another one is from Belgium. 2 स्टोरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि एक है बेल्जियम से और दूसरी होगी श्रीलंका से. और हम इसमें ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पावर शेयर जो हो रही है उसको वाइसली शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समझदारी से पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? It is a system in which the government of a country is elected by the people. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी हर एक वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. तो इस वीडियो में भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. सो ध्यान से पूरा वीडियो देखना. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग होती क्या है. सो पावर शेयरिंग इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन different organs of government or different level of government or different political parties. Okay, now our first case study is from Belgium. तो पहले ये देख लेते हैं कि बेल्जियम वर्ल्ड में कहाँ है. तो यहाँ है आपका बेल्जियम. ओके, और श्रीलंका जो कि हमारी दूसरी केस स्टडी होने वाली है वो आपका यहाँ पर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी फ्रॉम बेल्जियम. नाउ तो पहले हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की जोग्राफिकल पोजीशन की. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप बॉर्डर बाय द फ्रांस, द नीदरलैंड, देन योर जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. तो ये जो बेल्जियम है वो 4 कंट्री से कवर है और कंट्रीज़ आपकी है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस. नेक्स्ट we will talk about area and the population of Belgium. So if we compare Belgium with Haryana, अगर हम बेल्जियम को हरियाणा से कंपेयर करते हैं तो it is a small in area than the Indian state of Haryana, and it has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. अगर हम कंपेयर करते हैं बेल्जियम को तो बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटा है एरिया वाइज, और साथ ही साथ जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है. इट मीन्स कि हरियाणा की अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो बेल्जियम की 1 करोड़ पॉपुलेशन है. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ योर एथनिक कॉम्पोजिशन. सो बिफोर वी मूव ऑन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ एथनिक. सो एथनिक इट मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, or a group of people that have similarities with each other with respect to culture, language, history or society, and they often share similar rituals, religions and etc. Okay, it means कि जो social division है वो totally based होता है culture पर. Okay, so let's start with the ethnic composition of Belgium. और बेल्जियम को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेल्जियम जो है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है. वन इज़ द फ्लेमिश रीजन एंड द अनदर वन इज़ वेलोनिया रीजन. ओके, नाउ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड दे यूजुअली स्पीक डच लैंग्वेज, एंड द अनदर 40% दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, सो जो 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो तो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो हमारे 40% जो लोग हैं जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं.
अब जो बाकी बचा 1%, क्योंकि अगर हम टोटल करें 59 और 40 तो देन इट विल बिकम 99%. देन 1% they speak German. Okay, now let's talk about the capital of Belgium. So in the capital city, Belgium's capital is Brussels, and in capital city 80% people speak French and while 20% are Dutch speaking people. तो अगर हम ब्रसेल की बात करें, ब्रसेल्स की जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है. जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो ब्रसेल यानी कि कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है. वहाँ पे अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में डच जो है वो ज़्यादा है और जो फ्रेंच है वो कम है. लेकिन कैपिटल सिटी में क्या है, जो फ्रेंच है वो ज़्यादा है और डच स्पीकिंग लोग कम है. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं. इन ब्रसेल्स डच स्पीकिंग पीपल आर इन अ माइनॉरिटी विच इज़ द अपोजिट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इन मेजॉरिटी. नाउ अगर हम बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जो ब्रसेल्स है और जो आपकी कंट्री है वहाँ पे थोड़ा सा वाइस वर्सा, थोड़ा उल्टा सिस्टम चल रहा है. कंट्री में जो मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है और जो कैपिटल में मेजॉरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है. ओके, सो द माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल देन द डच स्पीकिंग पीपल. जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है अगर हम कंपेयर करें उनको डच स्पीकिंग पीपल से, डच स्पीकिंग लोगों से, तो वो थोड़े रिच और थोड़े पावरफुल हैं. ठीक. नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी वर गिवन बेनिफिट्स of economic development and education much later, and this led to the tension between the Dutch speaking people and French speaking communities in 1950s and in 1960s. 1950s और 1960s में जो था वो टेंशन बिल्डअप होना शुरू हो गया क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनको जो बेनिफिट्स दिए गए वो काफ़ी देर में दिए गए. ओके, सो टेंशन वॉज मोर acute in Brussels and the Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. So vice versa, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे लेकिन माइनॉरिटी में थे कैपिटल में, और जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में थे कंट्री में और मेजॉरिटी में थे कैपिटल में. ओके, अब जो ये टेंशन है वो किस तरह से बढ़ी और किस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे बाद में. उससे पहले हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ जो कि हमारी दूसरी केस स्टडी होने वाली है, और वहाँ चल के देखते हैं कि किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने या किस तरह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रह रही है, क्या उनकी जोग्राफिकल पोजीशन है, किस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ का है, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं वो लोग और कितनी पॉपुलेशन है. ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे ज़रा श्रीलंका में. ओके, सो let us compare this to the situation in another country. Now, Sri Lanka is an island nation just few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. अब जो श्रीलंका है वो इंडिया से कुछ ही किलोमीटर दूर है अगर हम इस पिक्चर में देखें. और now we will talk about the population. So it has about 2 crore people, अबाउट द सेम आज इन हरियाणा. अगर इसकी पॉपुलेशन, अगर हम श्रीलंका की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं दोनों की ही पॉपुलेशन बहुत सिमिलर है, बहुत सेम है. ओके, नाउ देन एथनिक कॉम्पोजिशन. एथनिक का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है. सो एथनिक का मतलब है डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. सो अब यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन ज़रा हम देख लेते हैं. 74% are Sinhala speakers, then 18% are Tamil speaker peoples, and this 18% include 13% of Sri Lankan Tamils and 5% of Indian Tamils. तो जो ये श्रीलंकन तमिल्स हैं 13%, ये नेटिव हैं यानी कि जो पहले वहाँ रहते थे, जो वहीं के जो हैं वो यहाँ पे 13% हैं, और इंडियन तमिल्स यानी कि जो इंडिया से भेजे गए थे जब ब्रिटिशर्स का टाइम था और जब ब्रिटिशर्स ने
प्लांटेशन वर्कर्स को और प्लांटेशन के लिए वर्कर्स को इंडिया से श्रीलंका भेजा था, तो ये उस टाइम के इंडियंस जो कि वहीं रहकर वहीं काम करने लगे और वहीं पे बस गए, तो ये हो गए इंडियन तमिल्स। तो इस 18% में 13% तो हैं श्रीलंकन तमिल्स और 5% है इंडियन तमिल्स, ओके। और 74% है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, ओके। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे 74% है सिन्हाला स्पीकर्स, देन 18% इंक्लूड बोथ श्रीलंकन तमिल्स एज वेल एज इंडियन तमिल्स। तो यहाँ पर वो हो गए आपके तमिल स्पीकर्स एंड 1% इज़ योर मुस्लिम्स। नाउ तो जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल रहते हैं, और जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है यहाँ पर आपके तमिल स्पीकर पीपल रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो क्या हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिलियंस हैं, मोस्ट ऑफ द तमिलियंस दे आर हिंदू और द मुस्लिम्स, and there are about 7% Christians who are both Tamil as well as Sinhalas. Okay, so just imagine what could happen in this situation. Like अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में फिर भी रेशियो जो था वो काफ़ी पास का था, यस। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेल्जियम में रेशियो जो था वो 59% और 40% का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जो परसेंट है वो 74%, 18% है। तो अब हुआ क्या, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी वुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, बट इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. यहाँ पे श्रीलंका में क्या था, क्योंकि यहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, तो अब ये क्या करने लगे, ये अपनी चीज़ों को इम्पोज करने लगे माइनॉरिटी लोगों के ऊपर, जो कम थे, जो माइनॉरिटी थे, उनके ऊपर ही इम्पोज करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया दोनों कंट्री ने, और क्या चीज़ें हुई, क्या डिस्प्यूट्स हुए, पावर शेयर हुई कि नहीं हुई, किस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, एक्ट किया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। नाउ योर क्वेश्चन टाइम, इन विच ईयर बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।